जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना जो अकाउंटेंसी 12th का क्वेश्चन पेपर नंबर 6 था उसी के एमसीक्यू। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 11 को एमसीक्यू कर दिए थे बेटा, तो आज की क्लास में हम उससे आगे करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है लिखा है डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। हम डिबेंचर्स को कैसे रिडीम नहीं कर सकते? एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए डिबेंचर क्या होता है बेटा? लोन होता है। आप सोच के देखिए, और रिडीम का मतलब होता है वापसी करना। आप सोच के देखिए कि आपने लिया 100 रुपए का है, ठीक है, तो आप वापिस कैसे नहीं कर सकते? क्या 100 रुपए का 100 रुपए वापिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 100 रुपए का 110 वापिस करेंगे तो भी लेंडर ले लेगा। बट अगर 100 रुपए का आप 90 रुपए वापिस करें तो क्या लोन देने वाला व्यक्ति आपसे पैसा वापिस लेगा क्या? सोच के देखिए। ठीक है, यानी डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। रिडीम्ड एट डिस्काउंट का मतलब है कि कंपनी ने तो बोरो किया है 100 रुपए बट वापसी करेगी 90 रुपए। वो किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो बेटा मुझे दे दो, ठीक है, मैं हैंड टू हैंड आपका पैसा वापसी कर दूंगा, बट ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए लिखा है कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट। कि कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में हम कहां पर शो करते हैं? सबसे पहले बाय एडिंग टू शेयर कैपिटल, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द शेयर कैपिटल, सी नोट्स टू अकाउंट्स, डी नन ऑफ दीज। तो कहां पे शो करते हैं बताइए? कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द शेयर कैपिटल, बट हम लोग क्या करते हैं? शेयर कैपिटल में जो टोटल अमाउंट बनता है उसमें से जितना कॉल इन एरियर है उसको लेस करके दिखा देते हैं। तो यहां पर बेटा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल। By subtracting from share capital, this is the answer। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 तीनों थ्योरी के दिए बेटा। Those preference shares which do not carry the right to receive arrears of dividend। वो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं बेटा? जिनको ये राइट्स ना हो कि वो अपना अरियर ऑफ डिविडेंड रिसीव कर सके। ऑप्शन ए है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन बी है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन सी है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑप्शन डी है नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युनिकेट मतलब स्टोर करना, संचय करना, इकट्ठा करना। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनको ये राइट्स है कि अगर कंपनी के पास एक साल में प्रॉफिट नहीं है कि आपको डिविडेंड दे सके, तो उनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है अरियर के रूप में, और जिस साल भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो कंपनी उस प्रॉफिट में से आपके डिविडेंड की पेमेंट कर देती है। बट इन्होंने पूछा जिस पे राइट्स ना हो, तो ऑप्शन होगा नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन डी। प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एजर्शंस और रीजंस। पहला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर में एजर्शन है बेटा, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन द मनी इज रिसीव्ड फॉर डिबेंचर्स। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जब जब मनी रिसीव करते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स पे, तो हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है, रीजन क्या दिया है? बैंक बीइंग अ रियल अकाउंट्स नीड टू बी डेबिटेड व्हेन समथिंग कम्स इन। कि बैंक जो है रियल अकाउंट है, ठीक है, और जब भी वो बढ़ेगा, जब भी
कुछ आएगा तो हम उसको डेबिट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्कुल रीजन भी ठीक है और एजर्सन भी ठीक है, और रीजन जो है एजर्सन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए यार, एजर्सन क्या, स्टेटमेंट क्या, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है जब मनी रिसीव होती है, तो आपको पता है ना बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया जाता है। तो रीजन में इन्होंने बिल्कुल सही दिया है कि क्यों किया जाता है, क्योंकि बैंक एक रियल अकाउंट है और बैंक अकाउंट, रियल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब वहां पर कुछ आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज बोथ assertions and reason are true and assertions is the correct explanations. Sorry, reason is the correct explanations of assertions. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें दो है, ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, तो उसमें भी जो पहला पार्ट है वो एजर्सन्स और रीजंस का ही है। ठीक है, एजर्सन दिया है द फिक्स कैपिटल मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाकर देखें 12th क्लास की तो उसमें कुछ नहीं लिखा है कि विच मेथड इज बेटर। ठीक है, बेसिकली विच मेथड विल बी अडॉप्टेड बाय द फर्म, इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर उनको लगता है भाई फिक्स कैपिटल मेथड अच्छा है तो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर लेते हैं, उनको लगता है फ्लक्चुएटिंग ठीक है तो फ्लक्चुएटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटर कौन सा है ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, तो एजर्सन यहां पे फॉल्स है। रीजन दिया है कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज फिक्स्ड एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन द करंट अकाउंट। अब देखिए जो रीजन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो आपको ये बताया गया है कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैपिटल फिर फिक्स होती है तो हम सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर बेटा जो एजर्सन्स है वो फॉल्स है। ठीक है, और रीजन जो है वो ट्रू है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये आपका करेक्ट आंसर है। Assertions is false but reason is true, रीजन ट्रू है क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स मेथड यूज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रहता है और जितने भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड वो सब हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। अब यहां पर देखिए इसमें और में भी क्वेश्चन दिया है बेटा, लिखा है रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। तो और में क्या लिखा है, रमेश और सुरेश पार्टनर्स है, रेशो है 3:2। ठीक है, बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस रमेश इज इंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। ठीक है, रमेश को कमीशन मिलेगी कितना, 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो केस आफ्टर चार्जिंग वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वाज 84,000, सुरेश शेयर इन प्रॉफिट विल बी, सुरेश का प्रॉफिट का शेयर बताना है। तो देखिए प्रॉफिट का शेयर निकालने से पहले हमें कमीशन निकालना पड़ेगा रमेश का। तो रमेश का कमीशन कितना हो गया बेटा, प्रॉफिट दे रखा है 84,000। ठीक है, और यहां पे जो कमीशन है उसका फॉर्मूला बनेगा रमेश कमीशन का, रमेश कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। इट विल बी बेटा 84,000 इनटू
5 अपॉन में 105, दैट विल बी 1/21, और ये हो जाएगा बेटा 4000। तो रमेश का कमीशन हो गया 4000। तो नेट प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो होगा वो हो जाएगा 84,000 माइनस 4,000, दैट इज 80,000। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इनटू में 2/5। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए 32,000। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन गिवन है, देखिए ए 32,000, बी 48,000, सी 56,000, डी 32,800। तो करेक्ट आंसर विल बी 32,000। ठीक है बेटा, बड़ी आसान सी चीजें होती है, बस आपको थोड़ा सा अपना डर खत्म करना है। जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें लिखा है, फर्स्ट पार्ट में, दो पार्ट हैं इसमें भी, ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 84%। ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू में 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट किससे मिलकर बनी होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और ये कितना है बेटा? 84% है, ये गिवन है आपको। ठीक है, आपको बताना है स्टेट गिविंग रीजंस, रीजन भी देना है बेटा। वेदर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स विल ए इंप्रूव ऑपरेटिंग रेशियो, बी रिड्यूस ऑपरेटिंग रेशियो, सी नो इंपैक्ट, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो होगा ऑप्शन सी, नो इंपैक्ट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नो इंपैक्ट, यानी ऑपरेटिंग रेशियो पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रीजन क्या होगा समझिए। यहां पर रीजन क्या है? जब हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू कम हो जाती है, दूसरा हमारी शेयर्स कैपिटल बढ़ जाती है। और ऑपरेटिंग रेशियो में ना तो कहीं डिबेंचर्स ही यूज होता है ना कहीं शेयर्स यूज होता है, तो डिबेंचर्स और शेयर्स का ऑपरेटिंग रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट डज नॉट इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नाइदर डिबेंचर्स नॉर शेयर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद और में भी एक क्वेश्चन गिवन है, करंट रेशियो ऑफ जनता लिमिटेड। करंट रेशियो दे रखा है बेटा, करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 0.8 और 1। ठीक है, अकाउंटेंट्स वांट्स टू इंप्रूव इट, अकाउंटेंट चाहते हैं भाई इसको इंप्रूव कर दे, रेशियो बढ़ा दे, अच्छा कर दे। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑप्शन ए है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑप्शन बी है इंडोर्स बिल टू क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी है मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, आपको चूज करनी है करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी ओनली 2nd and 3rd आर करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसको हम एक अमाउंट मान लेते हैं, मान लीजिए 80,000 है और ये 1 लाख है। ठीक है, मान लीजिए हमने 20,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, तो ये हो जाएगा बेटा स्टॉक बढ़ जाएगा यहाँ पे इन्वेंट्री, और यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 20,000। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए मैंने 20,000 का उधार माल परचेज किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें 0 पॉइंट यहां 100 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा
और फिर 4 बचेगा, तो यहाँ पे 0.83 के आसपास आंसर आएगा, यानी हमारा रेशो इंप्रूव हो जाएगा, तो ये तो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इंडोर्स बिल टू क्रेडिटर्स में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंडोर्स जब हम बिल करेंगे बेटा, बिल मतलब BR, तो हमारे यहाँ पे असेट्स कम हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। 80,000 का हमारा मान लीजिए पहले करंट असेट्स था, 1 लाख की हमारी करंट लायबिलिटी थी, ठीक, तो यहाँ पे हमने 20,000 का एक बिल था मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वो हमने क्रेडिटर्स को इशू कर दिया, तो समझिए यहाँ कितना हो गया 60,000, यहाँ पे कितना हो गया 80,000, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.7 ही आंसर आ रहा है पहले, ठीक, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो यानी यहाँ पे रेशो कम हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फिर इसमें एक ऑप्शन और दिया इन्होंने, दिया कि भैया मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स में भी क्या होगा बेटा, सेम ही होगा, ठीक है, यही वाला इफेक्ट पड़ेगा। 80,000 था, मान लीजिए 20,000 पे किया तो 20,000 कैश कम हो जाएगा, 1 लाख की टोटल करंट लायबिलिटी थी, जब 0.8 और 1 का रेशो था उसमें से 20,000 आपका ये भी माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स, तो भी आपका सेम आएगा, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शंस अगर हम यूज करते हैं तो हमारा रेशो बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इंप्रूव नहीं करता, तो इंप्रूव करने का केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1, तो इसलिए आंसर विल बी ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, और 1 इज करेक्ट मतलब दैट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, कोई वैल्यू लेके, ठीक है, आप एज्यूम करके आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में भी 2 ऑप्शंस गिवन है, पहला आपका एजर्शंस और रीजन है, तो एजर्शन में लिखा है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, शेयर्स या डिबेंचर इशू करके जो भी पैसा आता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके रीजन में लिखा है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर कैश इनफ्लो, कि ये सब कैश इनफ्लो होते हैं और मेड टू फाइनेंस द कंपनी, और ये हम किस लिए करते हैं, ताकि अपनी कंपनी को फाइनेंस कर सके, अपनी कंपनी के लिए पैसे इकट्ठा कर सके, तो रीजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये आपको यही बता रहा है कि भाई इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें बोथ एजर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28, बोथ एजर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू and reason is the correct explanations of adjustments, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें भी ऑप्शन है, देखिए सेकंड में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का कंपोनेंट्स नहीं है, मतलब कौन सी वो ट्रांजैक्शन है जिससे जो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है, कैश फ्लो नहीं होगा। सबसे पहला है कैश फ्लो लिखा है इन्होंने, खैर इनफ्लो नहीं लिखा, तो क्या जो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा आपको केवल वो बताना है। पहला है परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर 25,000 कैश, ऑप्शन बी है सेल ऑफ लैंड फॉर 20,000 कैश, ऑप्शन सी है सेल ऑफ 2500 शेयर्स जो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15 ईच, फिर ऑप्शन डी है परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 500 कैश। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 चीजें आती है बेटा, एक नॉन करंट असेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल असेट्स और परचेज ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, वो सब आपका इन्वेस्टिंग में आता है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो पहला जो है सेल ऑफ परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, जब मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है बेटा,
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यही वाला वो पोर्शन है जो आपका इन्वेस्टिंग में नहीं आता, क्योंकि जो नेक्स्ट वन दे रखा है वो सेल ऑफ लैंड है, लैंड फिक्स असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, सेल ऑफ 2500 शेयर्स है, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के पर्पज का था तो वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा। परचेज ऑफ फर्नीचर है फॉर ₹500 कैश, तो फर्नीचर भी आपका नॉन करंट असेट्स में आएगा, तो ये भी इन्वेस्टिंग का ही कंपोनेंट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, फॉर 25,000 कैश, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। 2 क्वेश्चन हो रहेगा बेटा, वो भी हम करके देखते हैं। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 भी एजर्शंस और रीजंस का ही है। एजर्शन दिया है बेटा, लेंडर एंड सप्लायर आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड, कि जो लेंडर्स मतलब जिन्होंने हमारी कंपनी को पैसा उधार दिया है, और सप्लायर जिन्होंने हमारी कंपनी को माल बेचा है उधार में, आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड, कि वो एवरेज पेमेंट पीरियड में इंटरेस्टेड है जानने में। ठीक बात है, जानना चाहते हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि एवरेज पेमेंट पीरियड उनको ये बताता है कि कंपनी एवरेज कितने दिनों में पे करती है। ठीक है, जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया है या जिन्होंने उनसे उधार माल जिनसे उन्होंने उधार माल खरीदा है, राइट। रीजन दिया है, दे प्रोवाइड द गुड्स और मनी टू द फर्म ऑन क्रेडिट, कि भाई जो लेंडर्स और सप्लायर है वो मनी या फिर गुड्स उनको क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, एंड दे नीड टू नो हाउ लॉन्ग विल द कंपनी टेक टू रीपे देयर लोन बाय सेंसिंग द बिल पेमेंट पैटर्न्स ऑफ द फर्म। तो वो जानना चाहते हैं कि बेटा कितने समय बाद कंपनी उनका पैसा वापस करती है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड में। तो ठीक बात है, गलत है, दोनों चीजें ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है कि वो क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भैया उधार पैसा दे रखा है, उधार माल बेचा हुआ है, तो वो इसलिए जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में भी आप लिखेंगे बोथ assertions and reason are true and reason is the correct explanations of assertions। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बेटा एक बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं, 12% डिवेंचर्स। ठीक है, उनकी वैल्यू दे रखी है बेटा करंट ईयर में, और करंट ईयर है 31 मार्च 2018, वैल्यू है 80,000, और प्रीवियस ईयर जो कि 31 मार्च 17 दे रखा है, वैल्यू है डिवेंचर्स की 1 लाख रुपए। ठीक है, 12% डिवेंचर्स थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशंस में, डिवेंचर्स वर रिडीम्ड at par on 1st of April 2017, यानी साल के शुरू में ही आपने 20,000 रुपए पे कर दिए थे, रिडीम कर दिए थे। अब क्वेश्चन लिखा है, हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके बेस पे आपको बताना है कितना अमाउंट आप शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2018। अब देखिए इनका जो ऑप्शन है बेटा, वो ऑप्शन ए दे रखा है 20,000, ऑप्शन बी दे रखा है 10,000, ऑप्शन सी दे रखा है
80,000, ऑप्शन डी दे रखा है 60,000। ठीक है, अब मेरा जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो इनसे अलग आ रखा है, इसलिए मैंने यहां पर ये ऑप्शंस लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें बताना है कैश फ्लो में हम कितना दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमारा 1 लाख था, क्लोजिंग है 80,000, तो 20,000 हो गया रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, आउटफ्लो है, राइट। तो 20,000 ए ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब 20,000 ये आंसर होगा इसका। बट यहां पर अगर आप देखें तो ये 12% डिवेंचर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर गिवन है, और ये हम बता भी रखा है कि डिवेंचर्स रिडीम कर दिए हैं अपना 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू हुई थी 80,000, तो हमने इस पे इंटरेस्ट भी पे किया होगा, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स भी तो आना चाहिए, वो हो जाएगा 80,000 इंटू 12%, और वो भी पूरे साल का बेटा 9600। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो 29,600 होना चाहिए। ठीक है, वो भी आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो मुझे जो लगता है, या तो हो सकता है कि मैं लैंग्वेज सही नहीं समझ पा रहा क्वेश्चन की। ठीक है, मुझे जो लगता है वो आंसर आएगा 29,600। ठीक है, वो भी आउटफ्लो होगा, ये ठीक है, बट इसमें जो 29,600 है उसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है क्या मेरा आंसर सही है, या फिर इनमें जो आंसर आता है उसके अकॉर्डिंगली तो फिर 20,000 ही होना चाहिए। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए 29,600। तो आप अपनी कमेंट देकर मुझे जरूर बताएं कि भाई किसका आंसर सही है, मेरा या फिर इन बुक वालों का, क्योंकि बुक वालों के पास तो 20,000 ही है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई आंसर ही नहीं है, राइट। तो बेटा आज की क्लास में केवल इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।